बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर 7 इसको स्टडी करें और आज उसका तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसको स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड बुनियादी तौर पर दो तरह के हैं, एक जिन्हें हम नेचुरली हासिल करते हैं, आई मीन नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे जिन्हें हम लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करते हैं, इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, आई मीन आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ना नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुदरती तौर पर हम किन किन सोर्सेज से हासिल करते हैं, आइए हम उनको स्टडी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं ना, तो इससे मेरी मुराद नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी मैं नेचुरल सोर्सेज की बात कर रहा हूं। नेचुरल सोर्सेज, कुदरती तौर पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से हासिल करते हैं? तो हमारे पास ना चार सोर्सेज है। एक हमारे पास है नंबर 1 पे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये इनसे हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास आ गया नंबर 2 पे कोल, फिर हमारे पास आ गया नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमारे मुल्क में इसे सुई गैस कहते हैं। और नंबर 4 पे पेट्रोलियम। स्टूडेंट, ये 4 सोर्सेज है जिनसे हम नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल करते हैं। मैं इन 3 का जिक्र करूंगा, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, और यही हमारे सिलेबस का हिस्सा भी। ये जो तीनों है ना, इन तीनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं दीज आर फॉसल फ्यूल। ये फॉसल फ्यूल है, दीज आर फॉसल फ्यूल्स। और फॉसल्स तो आप जानते हैं ना कि अगर आपसे कहा जाए कि फॉसल्स क्या है, बायो वाले खास तौर पर इसको अच्छी तरह जानते हैं। फॉसल्स द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी आज से लाखों साल पहले जो प्लांट्स थे, जो एनिमल्स थे, दे गॉट बरीड, दे बिकम द पार्ट्स ऑफ सेडिमेंट्स, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कन्वर्ट्स इनटू फॉसल्स। और आजकल वो जो फॉसल्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ये एक दफा ना एग्जाम में स्टूडेंट एमसीक्यू आया था कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल, यानी इनमें से किन सोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ज्यादा हासिल करते हैं। ऑप्शन ए था कोल, बी था नेचुरल गैस, सी था पेट्रोलियम, और डी था आपके पास फॉसल फ्यूल। तो द करेक्ट आंसर इज फॉसल फ्यूल। यानी जब हम फॉसल फ्यूल की बात करते हैं तो उसमें आपके पास कोल भी आ गया, उसमें आपके पास नेचुरल गैस भी आ गई, और उसमें आपके पास पेट्रोलियम भी। स्टूडेंट, हम इन फॉसल फ्यूल को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में मैं कोल का जिक्र करूंगा। कोल को हम कोयला कहते हैं, कोयला। तो इसके डेफिनेशन जरा देख लें। व्हाट इज कोल? अ ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक हार्ड रॉक विच कैन बी बर्न्ड एज सॉलिड फॉसल फ्यूल। अब ये भी आपको पता है कि फॉसल फ्यूल में से कोल इज सॉलिड, नेचुरल गैस दिस वन इज अ गैस, एंड पेट्रोलियम दिस वन इज अ लिक्विड। यानी फॉसल फ्यूल तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें जो कोल है दिस वन इज द सॉलिड फॉसल फ्यूल। कोल फ्यूल वो सब्सटेंस जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज फ्यूल। तो कोल इज अ सॉलिड फॉसल फ्यूल, इट इज अ कंबस्टिबल फ्यूल, इट इज अ कंबस्टिबल रॉक्स, एंड दिस वन इज ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक हार्ड रॉक। यानी ये इसकी, या तो ये ब्लैक होती जो प्योर कोल होता है, जिसे हम आगे चल के एंथ्रासाइट कहेंगे, वो जेट ब्लैक इन कलर होता है, और जो लिग्नाइट हो गया या बिटुमिनस हुआ वो ब्राउन या ब्राउनिश ब्लैक होता है। और हार्डनेस इसका भी अभी हम जिक्र करेंगे। आपको ना कोल की ये डेफिनेशन इसको जरा याद रखना।
फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल कैसे बनी? स्टूडेंट, कहा जाता है कि आज से 500 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 50 करोड़ साल पहले जमीन के ऊपर जो वेजिटेशन थी, ये वेजिटेशन जो है वो जमीन के अंदर दफन होती गई। प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से यही वेजिटेशन, आई मीन डेड प्लांट्स एंड ट्रीज, दे कन्वर्ट्स इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोल। जरा इन बात को देखें। फॉर्मेशन ऑफ कोल में मैं कहूंगा एक सेंटेंस आपको याद करवाना है। इट इज बिलीव्ड दैट कोल in nature is formed inside earth crust by the decay of plants। मैं ना इसको वेजिटेशन कह देता हूं, वेजिटेशन। और जब मैं वेजिटेशन कहता हूं तो इससे मेरी मुराद हर्ब्स, श्रब्स, ट्री सारे आ जाते हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये मैं बात कर रहा हूं आज से 500 मिलियन ईयर्स एगो। ये 500 मिलियन ईयर जो है ना, ये स्टूडेंट तकरीबन ये 50 करोड़ साल पहले की बात है। यानी आज से 500 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 50 करोड़ साल पहले जो वेजिटेशन थी, जो प्लांट्स थे, जो हर्ब्स थी, जो श्रब्स थी, ये जमीन के अंदर दफन हो गए। और फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से एनएरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एनएरोबिक रिएक्शंस की वजह से ये जो है दे कन्वर्ट्स इनटू कोल। ये कोल में कन्वर्ट होते हैं। एक दो बातें जो मैंने आपके साथ, वैसे आपने ये याद रखनी है, ये जो है ना कोल, ये जमीन के उस हिस्से में बनी, ज्यादातर ये उस हिस्से में बनी जहां पे दलदली जगह थी, स्वाम्प एरिया, SWAMP, स्वाम्प एरिया, दलदली जगह। और दूसरा मैंने कहा इट इज ड्यू टू एनएरोबिक रिएक्शंस, उसकी वजह से ये जो वेजिटेशन है इट कन्वर्ट्स इनटू कोल। अब जरा स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को जरा देखें कि कोल फॉर्मेशन के दौरान कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व थे। पहली बात, हमारे पास जो वुड है, वुड से मेरी मुराद, मैं यहां पे लेता हूं, वुड से मेरी मुराद है डेड प्लांट्स एंड ट्रीज। आज से करोड़ों साल पहले जमीन के ऊपर जो प्लांट्स थे, जो ट्रीज थे, जब उनका यानी वो खत्म हुए डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, उनको मैं वुड कह रहा हूं। इट इज ड्यू टू बैक्टीरियल, ये जमीन के अंदर गए, बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस आती है, दैट इज द पीट। पहले पीट बना। व्हाट इज पीट? पीट जो है ना स्टूडेंट, पीट अगर आप देखेंगे तो पीट इज डेड प्लांट्स, ये स्पॉन्जी फॉर्म है, ये बिल्कुल इब्तदाई शक्ल है, लेकिन वुड को पीट में कन्वर्ट होने में लाखों साल लगे, करोड़ों साल लगे। अब आपके पास पीट आ गई। ये जो पीट है ये अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के बदौलत ये पीट लिग्नाइट में कन्वर्ट हुई। लिग्नाइट, आमतौर पर कहा जाता है कि लिग्नाइट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल। पीट, दिस इज अ फॉर्म प्रायर टू कोल फॉर्मेशन। बहरहाल हम कहते हैं कि दिस वन इज द फर्स्ट स्टेज, दिस वन इज द सेकंड स्टेज। अब पीट से लिग्नाइट बनी। अब हुआ क्या? पीट से लिग्नाइट कैसे बनी? ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब होता क्या जा रहा है, जब पीट बनी, पीट के बाद पीट जमीन के अंदर नीचे से नीचे जा रही है, सेडिमेंटल प्रेशर
ऊपर जो लेयर्स हैं सैंड की, सॉइल की और डिफरेंट पीट लेयर्स भी हैं, उनकी वजह से पीट नीचे जा रही है आहिस्ता से। 1-2 दिन की बात नहीं है, 2-4 साल की बात नहीं है, ये लाखों सालों की बात है। और इस लाखों सालों में ये पीट आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। जैसे जैसे नीचे जा रही है, सेडिमेंटल प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। इन फैक्टर्स की वजह से जो कार्बन कंटेंट्स हैं वो एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं और ये पीट किस में कन्वर्ट होगी? लिग्नाइट। स्टूडेंट, ये जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट इज लाइट ब्राउन, दिस वन इज अ लाइट ब्राउन सॉफ्ट कोल, सॉफ्ट है, लाइट ब्राउन इन कलर से। अब नेक्स्ट हम, ये जो लिग्नाइट है ये अंडर हाई प्रेशर इट कन्वर्ट्स इनटू बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल। अब ये जो बिटुमिनस कोल है, अगर आप इसको देखेंगे, ये जो बिटुमिनस कोल है इट इज डार्क ब्राउन और ये लिग्नाइट की निस्बत ज्यादा हार्ड है, इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है। अब दिस बिटुमिनस कोल अंडर हाई प्रेशर, जैसे जैसे आप पीट से लिग्नाइट से बिटुमिनस और बिटुमिनस से आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये कोल जमीन के अंदर नीचे से नीचे धंसती जाती है। और एक और चीज, सेडिमेंटल प्रेशर बढ़ता जाता है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ कोल वो ऊपर आती जाती है, प्रेशर बढ़ रहा है। उस प्रेशर की वजह से आपके पास ये बिटुमिनस कोल इट कन्वर्ट्स इनटू एंथ्रासाइट। ये जो एंथ्रासाइट है, दिस इज द जेट ब्लैक कोल। दिस वन इज वेरी हार्ड, इट इज शाइनी कोल, इट इज शाइनी जेट ब्लैक इन कलर एंड अगर आप इसकी नेचर को देखेंगे, दिस वन इज वेरी हार्ड। तो स्टूडेंट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, दीज आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोल। और कोल वुड से, अब एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ कोल इज एक्चुअली द कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन का मतलब है कि डेड प्लांट्स और ट्रीज ये एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गए और एंथ्रासाइट एक ऐसी कोल है जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है। तो जब ऐसे कंपाउंड बने जिनमें कार्बन कंटेंट्स बढ़ते जाएं, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, हम उसे कार्बोनाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट, ये जो हमने कोल की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी, मैं आपको इन फॉर्म्स के दरमियान जो है कंपैरिजन वो समझाना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, कंपैरिजन में अगर आप आएंगे तो मेरे पास ये एक टेबल है। इस टेबल में मैंने कोल्स की चारों फॉर्म्स ली हैं, यानी मेरे पास पीट भी है, मेरे पास लिग्नाइट भी है, बिटुमिनस भी है और एंथ्रासाइट भी है। मैं पहले इन चारों में ना परसेंटेज ऑफ कार्बन आपके साथ शेयर करता हूं। अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करेंगे ना, तो आपके पास जो पीट है इसमें कार्बन जो है वो 50 to 55% है, यानी इसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। कार्बन के अलावा इसमें वोलाटाइल कंपाउंड्स हैं, इसमें मॉइस्चर है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद हैं, इसमें डिफरेंट इंप्योरिटीज भी मौजूद है, मॉइस्चर सबसे ज्यादा है। तो पहले आपके पास पीट जो है इट कंटेन्स 50 to 55% कार्बन और जो बाकी है वो इंप्योरिटीज हैं, मेनली इसमें मॉइस्चर है। दूसरा आपके पास लिग्नाइट है। स्टूडेंट, लिग्नाइट में आपके पास 65 to 70% कार्बन है, यानी कार्बन परसेंटेज बढ़ गई। तीसरा आपके पास क्या है? बिटुमिनस कोल है, इसमें 80 to 85% कार्बन है। और चौथे आपके पास है एंथ्रासाइड, इट कंटेन्स अबाउट 95% कार्बन। इट मींस जितनी कोल ज्यादा गहराई में जा रही है, प्रेशर की वजह से कार्बन एटम्स एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं, और जितनी नीचे कोल होगी उतनी उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होगी। परसेंटेज ऑफ कार्बन के बाद स्टूडेंट हम इनकी नेचर को देखते हैं। अगर आप पीट की बात करेंगे तो मैंने पीट के बारे में कहा कि दिस वन इज एक्चुअली डिके वेजिटेशन और दिस वन इज वेरी सॉफ्ट। उसके बाद आप लिग्नाइट की बात करें, दिस वन इज स्पॉन्जी, आई मीन सॉफ्ट light brown coal. Then you have the bituminous. The bituminous is somewhat hard, and this one is dark brownish black coal. And last you have the anthracite. Anthracite is
हार्डेस्ट शाइनी जेट ब्लैक कोल। अब इसमें एक बात को ध्यान में रखना है कि जैसे हम पीट से एंथ्रासाइड की तरफ जाते हैं ना, इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ती है। जब परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ेगी तो तो कलर डार्क होता जाएगा, हार्डनेस इंक्रीज करती जाएगी। आई मीन डार्कनेस इन कलर एंड हार्डनेस ऑफ कोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन। एक और आप प्रॉपर्टी उसको आप देखेंगे एंड दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यूज। कैलोरीफिक वैल्यूज आई मीन अगर आप 1 किलोग्राम कोल बर्न करें तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी। अगर आप कैलोरीफिक वैल्यू देखें तो कैलोरीफिक वैल्यू इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन। आई मीन जो पीट है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है, लिग्नाइट की ज्यादा, बिटुमिनस की उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो है ना वो आपके पास एंथ्रासाइड है। अगर मैं स्मोक के लिहाज से बात करूं तो जिसमें जितना कार्बन ज्यादा होगा उतनी वो कम स्मोक प्रोड्यूस करेगी, उतनी वो कम ऐश प्रोड्यूस करेगी, उसकी कंबस्टिबल प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। स्टूडेंट एक और भी तज़किरा यहां मैं करूंगा और वो अगर आप देखेंगे तो वो इनके अक्रंस के लिहाज से इस वक्त रुए जमीन पर जो सबसे ज्यादा कोल की फॉर्म एग्जिस्ट करती है ना वो बिटुमिनस कोल है और ये अबाउट 50% है। तकरीबन 50% कोल जो इस वक्त मौजूद है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वो बिटुमिनस कोल है। एंथ्रासाइड सबसे कम पाई जाती है और वो तकरीबन 1% है और बाकी जो आपके पास पीट है या लिग्नाइट है वो 25 to 25% वो एग्जिस्ट करती है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोल जो है ना वो अमेरिका में है। अमेरिका के बाद आपके पास रशिया है, रशिया के बाद आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, फिर चाइना है और फिर इंडिया है। यानी मैं इसके कोल के रिसोर्सेज के बारे में, रिजर्वॉयर के बारे में बात कर रहा हूं। स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं। ये जो कोल है ना, कोल जो है दिस वन इज अ डोमेस्टिक सॉलिड फ्यूल, इट इज आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री, बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हासिल किया जाता है? यहां एक प्रोसेस है, दैट प्रोसेस कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब हम कोल की कार्बोनाइजेशन करवाएं या कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाएं तो फिर हमारे पास अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हासिल होते हैं। देखिए इसमें अब हमारा इसमें कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? द हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस, द हीटिंग ऑफ अ फ्यूल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर आप हवा की मौजूदगी में किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं दैट इज कॉल्ड कंबस्टन, और अगर आप इन एब्सेंस ऑफ एयर तो दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। हम इसे कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल भी कहते हैं। डेफिनेशन देखें माय डियर स्टूडेंट, आपके पास डेफिनेशन है कि व्हेन कोल इज हीटेड, ये कौन सी कोल है? आमतौर पर कहा जाता है कि ये बिटुमिनस कोल है। जरूरी नहीं कि बिटुमिनस, आप एंथ्रासाइड की बात कर सकते हैं, आप लिग्नाइट की बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम कार्बोनाइजेशन में बिटुमिनस कोल इसका इस्तेमाल करते हैं। तो व्हेन कोल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, ये जरूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये कंडीशन है। अगर प्रेजेंस ऑफ एयर होगी तो कंबस्टन हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एयर मस्ट बी एब्सेंट। तो अगर आप हवा की अदम मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पर, ये मैंने टेम्परेचर रेंज लिख दी, अगर आप कोल को हीट करते हैं इट इज कन्वर्टेड इनटू, 3 चीजें बनती हैं, कोक, कोल गैस एंड कोल तार। 3 चीजें, कोक, कोल गैस एंड कोल तार। एक चीज तो जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, इसमें मैं पीसेस ऑफ कोल लेता हूं। ये मेरे पास एक वर्टिकल ट्यूब है, इसमें सम अमाउंट ऑफ वाटर में लेता हूं। जब मैं इस कोल को हीट करता हूं तो हीट करने पर इट प्रोड्यूसेस द कलरलेस वेपर्स, और ये वेपर जो है ना इधर आके वाटर में अब्सॉर्ब होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। कुछ देर के बाद कुछ वेपर जो हैं दे कंडेंस डाउन एंड दे फॉर्म अ ब्लैक लिक्विड दैट इनसाइड एट द बॉटम ऑफ द वाटर। दिस वन इज द कोल तार, इसे हम कहते हैं कोल तार। कुछ वेपर्स हैं दे डिसॉल्व इन वाटर एंड दे फॉर्म अ कलरलेस लेयर
above this coal tar. This one is called ammonical liquor. Some vapor, they do not dissolve in water. They throw out through this tube, and this one is a gaseous substances. These are called coal gas. The residue remain in the test tube, that is called coke. अगर आप इन चीजों को देखेंगे, the destructive distillation of coal, it produces four products. The first one is coke, that is a solid residue, ammonical liquor, coal tar and coal gas. अब अगर आप इनको देखेंगे, ये जो आपके पास कोक है, दिस वन इज कार्बन एटम्स और इनमें इंप्योरिटीज बहुत कम होती है. ये जो है इसके ऊपर अगर आप स्टीम को पास करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड वाटर गैस, एंड दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. स्टूडेंट, दूसरा आपके पास ये अमोनिकल लिकर्स है. अमोनिकल लिकर एक्चुअली अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर, and this ammonical liquor is used in the preparation of different fertilizers. You have the coal tar. Coal tar is very useful substance. कोल तार जो है ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होता है. कोल तार से हम डाइज बनाते हैं, इससे इंसेक्टिसाइड बनती है, ये मेडिसिन में इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ किस्म के आर्टिफिशियल रेयन उसकी प्रेपरेशन में भी ये इस्तेमाल होता है. एक और भी बात, ये जो आपके पास कोल गैस है, coal gas is actually a mixture of methane, hydrogen, carbon monoxide and different hydrocarbon gases. This coal gas is used as industrial fuel. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट मेरे नेक्स्ट जो है, अभी तक जो मैंने आपको बात बताई, स्टूडेंट जरा इसको देखें. मैंने कहा जब हम कोल को 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, और दूसरी बात क्या कही थी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमारे पास क्या हासिल होता है. मैंने तीन चीजें, चौथी भी एक बोल दी थी, हमारी बुक तीन चीजों की तरफ कहती है. हमारे पास हासिल हुआ कोक, हमारे पास हासिल हुआ कोल तार, और हमारे पास हासिल हुआ कोल गैस. ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये विस्कस सॉलिड लिक्विड, और ये गैसियस फॉर्म है. इनके बारे में मैंने आपको बता दिया हर एक के बारे में कि ये जो कोक गैस है ये मोस्टली कार्बन है, इससे वाटर गैस और वाटर गैस पर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं. कोल गैस के बारे में मैंने आपको बता दिया, दिस वन इज अ मिक्सचर ऑफ CH4, मीथेन, साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, और ये जो है इट इज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल फ्यूल. अब ये कोल तार की तरफ आते हैं. ये कोल तार क्या है स्टूडेंट? कोल तार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कोल तार की फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार, तो हमारे पास अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बाज बुक्स कहती हैं कि कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 217 एरोमेटिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं. दुनिया में ना जो केमिकल इंडस्ट्री है ना, वो सबसे ज्यादा जर्मनी की समझी जाती है, और कहा जाता है कि जर्मनी की जो केमिकल इंडस्ट्री है ना, वो ज्यादातर कोल तार से हासिल होने वाले इन एरोमेटिक कंपाउंड, इसकी बेस पे वो चलती है. जब हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे ना, तो वहां हम बेंजीन को पढ़ेंगे और हम कहेंगे कि हॉफमैन ऑब्टेन्ड बेंजीन फ्रॉम कोल तार. इसी तरह जब हम चैप्टर नंबर 11 पे जाएंगे तो हम वहां पे अल्कोहल और फिनोल को पढ़ेंगे, और फिनोल में भी हम जिक्र करेंगे कि फिनोल इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार. ये जो बेंजीन है, ये जो फिनोल है, दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड दे आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार. तो ये जो कोल तार हासिल हुई है, इस कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मजीद हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं. स्टूडेंट, ये था हमारे पास
कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। हम आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ कोल, कोल को कहां इस्तेमाल किया जाता है? मेन यूज तो मैंने आपको बता दिया ना कि कोल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड इनको हासिल करते हैं। दिस वन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और भी कुछ बातें जरा देखें माय डियर स्टूडेंट। कोल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोल के एस्टिमेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो 184 बिलियन टन्स। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये अक्सर ना एमसीक्यू पूछा जाता है, ये एमसीक्यू पूछा जाता है और ये उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि पाकिस्तान में कोल रिसोर्सेज ये कितना, तो एज एस्टिमेटेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान तो 184 बिलियन टन। अब इसमें से ना, इसमें से तकरीबन 80% जो है ना कोल, दैट इज यूज्ड टू बेक ब्रिक्स इन लाइम किल्न। तो ये भट्ठों में जो भट्ठा खश्त है, ये ईंटों के जो भट्ठे हैं उसमें ईंटें पकाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जो बहुत बड़ा हिस्सा जो रिमेनिंग है दैट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। ये हमारे बुक में लिखा हुआ तो मैंने ये बता दिया। स्टूडेंट, पाकिस्तान में आजकल ना कोल से पावर स्टेशन, उससे बिजली पैदा की जा रही है और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में अब जो ये सी पैक के तहत मुख्तलिफ पावर स्टेशन, कोल फायर्ड पावर स्टेशन वो कायम हो रहे हैं, तो उससे वो बिजली बना रहे हैं। तो पाकिस्तान में इसको पावर स्टेशन में भी यूज किया जाता है। इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि इससे बिजली बनती है, डिसएडवांटेज ये हैं कि इन्वायरमेंटल थ्रेट है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बायस बनते हैं। बहरहाल दोनों चीजें साथ साथ है। डेवलपमेंट ऑफ कोल, पाकिस्तान में कोल डेवलपमेंट, तो मैं यहां सिर्फ दो चीजों का जिक्र करूंगा। पहला है कि सिंध कोल अथॉरिटी, जो सिंध कोल अथॉरिटी कायम है, ये सिंध कोल अथॉरिटी जो है वो कोल की तरक्की में, कोयले की तरक्की में काम कर रही है। सिंध में ना थर जो है ना, थर के इलाके में कोल के वास्ट रिजर्वायर है और अब थर में वो डिफरेंट पावर स्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे वो कोल फायर्ड जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पावर वो प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह आप पंजाब की बात कर लो, आप केपी की बात कर लो, आप बलूचिस्तान की बात कर लो, तो इन सूबों में ये जो हमारे प्रोविंसेस हैं इनमें भी डिफरेंट अथॉरिटीज हैं जो कोल डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो हैं वो कोल उससे मुख्तलिफ मंसूबे शुरू करके कोल को हासिल करना माइनिंग के जरिए और फिर उस कोल को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, साहिवाल के करीब सी पैक चाइना की मदद से एक 1320 मेगावाट का कोल फायर्ड जो पावर प्लांट वो इंस्टॉल हुआ है और उससे बिजली जो है वो पूरे मुल्क में जा रही है। इस तरह डिफरेंट और जगहों पे भी कोल से बिजली पैदा करने के प्रोसेस जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ा और उसमें पहला सोर्स जो कोल है उसकी फॉर्मेशन को पढ़ा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल को पढ़ा, यूजेस ऑफ कोल को पढ़ा और पाकिस्तान में कोल की डेवलपमेंट उसमें क्या क्या काम हो रहा है उसको हमने स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।